हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉन मेटल विच हैज़ अ शाइनिंग अपीयरेंस इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके पास शाइनिंग अपीयरेंस होता है, क्योंकि जर्नली जो मेटल्स होते हैं उनके पास होता है शाइनिंग अपीयरेंस और नॉन मेटल्स जर्नली डल होते हैं। लेकिन आयोडीन ये एक हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, नॉन मेटल है जिसका शाइनिंग अपीयरेंस है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which among the following parts of a plant cinnamon is obtained? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, बाक्स। तो देखिए जो सिनामन है यानी दालचीनी है, ये जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसकी बार्क जो होती है, दैट इज द जो कोटिंग होती है ट्रीज के बाहर, उससे ऑब्टेन किया जाता है। सिनामन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ सिनामन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनी विच अमंग द फॉलोइंग शुगर्स प्रीडोमिनेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। तो देखिए जो हनी होता है उसमें बेसिकली जो फ्रक्टोज अ टाइप ऑफ शुगर है, ये डोमिनेट करती है। फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है फ्रक्टोज, जो एक मोनोसैकेराइड है। It is found in many plants where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose. तो बेसिकली जब फ्रक्टोज ये बॉन्ड करता है ग्लूकोज से तो ये डाइसैकेराइड सुक्रोज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड इज विस्कस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। तो देखिए विस्कस मतलब होता है, विस्कस एक टाइप का फोर्स होता है, एक टाइप का बैकवर्ड फोर्स जो किसी भी लिक्विड में लगता है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो जो ब्लड के अंदर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है वो उसमें जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से लगता है। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लो. It incorporates the effect of suspended particles present in the blood, inclusive RBCs, WBCs and platelets. तो देखिए RBCs, WBCs और platelets जो substituents हैं, किसी भी substituents है बेसिकली ब्लड के, इसकी वजह से एक विस्कस फोर्स ब्लड फील करता है जब वो फ्लो करता है, तो वो गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which among the following is the only internal human organ which can regenerate? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवर। तो देखिए ह्यूमन बॉडी का सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो है लिवर, जो एक ही इंटरनल ऑर्गन है हम कह सकते हैं, क्योंकि स्किन एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो रीजनरेट करती है। तो देखिए लिवर एक लौता इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो रीजनरेट हो सकता है। लिवर इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट. It detoxifies various metabolites, synthesizes proteins and produces biochemicals which are necessary for digestion and growth. तो digestion और growth के लिए जो biochemicals required होते हैं उनको produce करता है liver, और basically detoxification का काम करता है, यानी जितने भी toxic substances जो body में आते हैं उनको basically एक तरीके से detoxify करने की कोशिश करता है। Next question, which among the following diseases in humans can spread through air? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकती हैं थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, वाटर एट्सेट्रा। सो ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड्स थ्रू एयर। तो एयर के थ्रू जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है ये स्प्रेड कर सकती है। सो दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स बाय अ हेल्दी पर्सन विच आर एक्सपेल्ड बाय अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। तो टीबी के जो पेशेंट होते हैं, अगर वो कभी स्नीज कर दें इन ओपन एयर में, तो फिर जो भी लोग होते हैं अराउंड है तो उनको ये डिजीज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म मानी जाती है। द फर्स्ट
लाइफ फॉर्म्स वर प्रोबेबली अ टाइनी बैक्टीरिया कॉल्ड एज आर्के बैक्टीरिया। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वॉज ऑफ अ बैक्टीरिया जिसका नाम आर्के बैक्टीरिया था, which thrive in very hot chemically rich places. Virus are not living organisms by themselves. तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो वायरस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो बेसिकली तब एक्टिव होता है जब उसे कोई सोर्स मिलता है टू गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। फॉर एग्जांपल अगर वायरस किसी भी नॉन लिविंग प्लेस पे है तो इट विल नॉट वर्क। वो एक्टिवेट तब होता है जब वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तो तब वो एक्टिवेट हो जाता है। सो बेसिकली इट इज टोल्ड दैट वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय देमसेल्फ, और फर्स्ट जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म थी अर्थ में वो थी एक बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट डैश इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। सो इंस्ट्रूमेंट यूज, तो यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने मेंशन किए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एल्टीमीटर मेजर करता है एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्यूब टेस्टर मेजर करता है यूज टू टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। एंड फैथोमीटर ये मेजर करता है मेजर ऑफ डेप्थ वाटर। तो वाटर की डेप्थ को मेजर करता है फैथोमीटर। इसके अलावा जो एमीटर होता है वो भी यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, पर जो स्मॉल अमाउंट का करंट होता है वो उसे गैल्वेनोमीटर की मदद से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज केमिकल इज यूज टू फॉर्म सॉफ्ट सोप्स कंटेनिंग पोटेशियम सॉल्ट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल बिकॉज हेयर इट इज ऑलरेडी मैंशनड अबाउट द पोटेशियम सॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी द राइट आंसर। पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप्स। तो जो पोटेशियम सोप्स होते हैं, पोटेशियम कंटेनिंग सोप्स होते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं हमारे स्किन के लिए इन कंपैरिजन टू सोडियम सोप्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ऐसे सोप्स को बनाने के लिए, or in place of sodium hydroxide, which is NaOH. Next question, in which of the following medium, here it should be medium, does the sound travel the fastest? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो साउंड होती है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक आयंस, atoms, etc. are closely packed together. The speed of sound is maximum in solids and least in gases. तो जो speed of sound होती है वो maximum किस में होती है, solids में होती है, और least किस में होती है, gases में होती है। Next question, which of the following vitamins is stored in liver? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। तो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों विटामिन स्टोर्ड होते हैं हमारे लिवर में, विच इज़ द ओनली इंटरनल रीजनरेटिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Vitamin K, D and E are stored in liver. Therefore, the liver is called as the chemical factory of the body. तो liver को chemical factory of the body के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो vitamins हैं वो stored रहते हैं। Next question, Dalton's name is associated with which of the following terms? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एटम। तो डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन, जो बेसिकली एटम्स के बारे में हमें बताती है। सो जॉन डेल्टन इंट्रोड्यूस द एटॉमिक थियोरी इनटू केमिस्ट्री। द मेन पॉइंट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी आर एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। तो जो जॉन डेल्टन थे इनकी जो थियोरी थी उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। ऑल्दो जो बाद में इनका जो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है ये गलत साबित हुआ क्योंकि एटम्स के अंदर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। सो इट वाज अल्टीमेटली कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, बट at least it was given for the first time. The starting was done by John Dalton, so it becomes important for us. So atoms of a given element are identical in size, mass and other properties. Atoms of different elements differ in size, mass and other properties. तो
जॉन डल्टन ने अपनी थियरी में ये कहा कि जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो साइज़ होता है, मास होता है, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन के कोई भी 2 एटम्स का जो शेप होगा, साइज़ होगा और मास होगा, दैट इज़ 1 u विल बी सेम। और जो ऑक्सीजन के होंगे एटम्स उनका मास डिफरेंट होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, लेकिन 2 ऑक्सीजन्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, उनका शेप, साइज़ और मास सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH of water? What is the pH of water in the acidic rain or acid rain? Right answer will be option number B, less than 5.5. तो देखिए जो एसिड रेन होती है उसका जो pH होता है, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये लेस देन 5.5 होता है। When pH of rain is less than 5.5, it is called as acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. तो देखिए जब भी जो pH है वो लेस देन 7 होता है तो हम उसे एसिडिक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस। और जब भी pH 5.5 से कम होता है तो हम उसे एसिड रेन कंसिडर करते हैं। और जब भी एसिड रेन होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है फॉर द एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि एक्वेटिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली एसिडिक रेन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act as both endocrine as well as exocrine gland? So the right answer for this question will be option number A, pancreas. तो देखिए pancreas एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो देखिए अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये विदाउट एनी डक्ट की डायरेक्टली जो सीक्रेशन है वो ब्लड में डालते हैं। कौन से? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करें फर्दर एक और डिफरेंस की, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एट्सेट्रा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल होंगे एंडोक्राइन के थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एट्सेट्रा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पेनक्रियास के बारे में डिस्कस करते हैं। द पेनक्रियास इज अ ग्लैंड दैट इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। इट इज बिकॉज इट सीक्रेट्स बोथ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। तो जिंक की एक ओर को हम कहते हैं कैलामाइन। कैलामाइन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज ZnCO3, दैट इज जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, and here it should be small n Zn, so you can correct it over here. Next question, which of the following is the place of development of the embryo? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यूट्रस। तो यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है। So the uterus is the place of development of an embryo. This is a hollow muscular organ located in the female pelvis between the bladder and the rectum. तो जो bladder होता है और rectum के बीच का part होता है that is referred to as uterus। और यहाँ पर ही जो embryo का development होता है वो take place करता है। यानी embryo, it is, we can consider it to be an unborn baby like an embryo. The developing baby can be considered as an embryo और ये generally बेसिकली यूट्रस में ये ग्रो करता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, स्किन। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following scientists had discovered radium? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, मैरी एंड पेरी क्यूरी। तो मैरी एंड पेरी क्यूरी इन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था। रेडियम with atomic number 88 was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 as radium chloride। तो इन्हें 1898 में रेडियम को डिस्कवर किया था इन द फॉर्म ऑफ रेडियम क्लोराइड। और रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 88। और जो यहाँ पे रेडियम क्लोराइड लिखा है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा RaCl2।
बिकॉज जो आर ए है, रेडियम है, ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है और सेकेंड ग्रुप का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 से एंड होती है, सो इट विल बी RaCl2. Next question, which protein helps in DNA binding? DNA stands for deoxyribonucleic acid और DNA बाइंडिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, हिस्टोन. अ प्रोटीन दैट हेल्प्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हिस्टोन. तो हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसको रिजिड बनाने में उसको एक तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हिस्टोन प्रोटीन. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे हम वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं. सो देखिए, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी ही क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है. वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे हमें वर्क डन मिलता है. और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स. और जो वर्क डन होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है. इनको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वेरियस जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वाटर. तो कोई भी अगर एनिमल सेल होता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे हम लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, उसका जो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है वाटर. प्रोटोप्लाज्म इज सिंथेसाइज्ड colloidal complex of organic and inorganic substances that constitutes the nucleus, cytoplasm, plastids and mitochondria of the cell. It is surrounded by a cell और plasma membrane से surrounded रहता है. क्या? प्रोटोप्लाज्म. The most abundant inorganic constituent that is water, इसका जो परसेंट होता है वो अराउंड 80% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट विट्रियोल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फेट. तो जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है. जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4. सो जिंक सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ZnSO4 एंड हिस्टोरिकली नोन एज वाइट विट्रियोल. जिंक सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डाइटरी सप्लीमेंट. तो देखिए, जिंक सल्फेट ये डाइट का भी एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है और इसे वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. Next question, who presented that all plants and animals are composed of cells and that cell is the basic unit of life? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, एम शील्डिन एंड टी शॉन. तो एम शील्डिन और टी शॉन इन्होंने थियोरी दी थी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल से और वो सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. यानी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस होते हैं. सेल थियोरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839 बाय मैथियस जैकब शील्डिन एंड थियोडर शॉन. They stated that all organisms are composed of one or more cells, that cells are the fundamental unit of structure and function in all living organisms, and that all the cells come from the pre-existing cells. लेकिन जो ये स्टेटमेंट है that all the cells comes from pre-existing cells, ये दिया था विर्चो ने. ये आपने याद रखना है. इसके अलावा जो ऊपर का स्टेटमेंट है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल जितने भी सेल्स होते हैं वो फंडामेंटल जो यूनिट होती है उनके वो एक सिंगल सेल होती है और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो सेल से कंपोज होते हैं बहुत सारे. तो ये थियोरी दी थी एम शील्डन और टी शॉन ने 1839 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, फीमर. तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की. So the femur bone is the longest and strongest bone in the body. It is located in the thigh. It spans the hip and the knee joints and helps maintain upright posture for supporting the skeleton. तो skeleton को support करने के लिए एक upright posture provide करती है femur bone. Next question, the site of cellular respiration in animal cell is?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो mitochondria is the site of cellular respiration in the animal cell. While most aerobic respiration with oxygen takes place in the cell's mitochondria, and anaerobic respiration that is without oxygen takes place within the cell cytoplasm. तो देखिए जो cellular respiration होता है within the cell इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो वो टेक प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और जो विदाउट ऑक्सीजन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसी भी सेल के अंदर, वो कहाँ पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, टूथ इनेमल। तो जो टूथ का इनेमल होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following elements is present in green pigment of leaf? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। तो हेयर इट शुड बी ऑप्शन ए, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है सेल का जो ग्रीन पिगमेंट है उसमें मैग्नीशियम जो एक मेटल है वो प्रेजेंट होता है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन वन, दैट इज मैग्नीशियम। सो द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ इज called chlorophyll, which has magnesium involved in its structure, which imparts the green color of the leaf. तो chlorophyll की वजह से जो लीफ होती है उसका कलर हमें ग्रीन अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total number of bones present in a human being at the time of birth? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। तो at the time of birth, so at the time of birth here it is mentioned, so it will not be 206, it will be around 300। so option number C will be the right answer। 300 के आसपास बोन्स प्रेजेंट होती हैं बर्थ के टाइम पर, और अल्टीमेटली जब वो एक कंप्लीट ह्यूमन बींग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो तब जो बोन्स होती हैं एक अडल्ट के अंदर वो होती हैं 206। देयर आर टिपिकली अराउंड 270 बोन्स इन द ह्यूमन इन्फेंट्स विच फ्यूज टू बिकम 206 बोन्स इन द ह्यूमन अडल्ट। तो अराउंड 270 से 300 के बीच में 300 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर ओवर हेयर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो अराउंड 270 के अराउंड टिपिकली जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी ह्यूमन इन्फेंट में, किसी भी छोटे बच्चे में, और जब वो एक अडल्ट बन जाता है तो ये बोन्स फ्यूज करती हैं, मिलती हैं, और अराउंड 206 बोन्स को बनाती हैं इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट। तो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर अमंग दीज? सो द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, which is also called as joules per second. So joules per second is also watt. Sometimes the power of motor vehicles and other machines is given in terms of horsepower, that is HP, which is approximately equals to 745.7 watt. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746, हम कह सकते हैं अराउंड 746 वॉट्स के अराउंड होता है 1 हॉर्स पावर, और एग्जैक्टली 745.7 वॉट्स। Next question, which is the largest gland of human body? Right answer will be option number D, liver. तो liver ये human body का largest gland है। Next question, which is the smallest gland of human body? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। उसके बारे में हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन विद इन द बॉडी, तो इसलिए उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज रिफर्ड टू एज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. It is also known as pineal body and it is located in the vertebrate brain. It is the smallest endocrine gland which is present in the human body. तो ये smallest endocrine gland है, आपने याद रखना है, a type of endocrine gland है present within the human body, smallest gland है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज बहुत जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी राइट आंसर दिया है बट दैट इज रॉन्ग। सो the correct answer will be the pineal gland, which is the smallest gland of the human body. Next question, what is the normal blood pressure of human body? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 120/80 mm of Hg. A normal blood pressure level is less than 120/80 mm of Hg. So ये नॉर्मल बॉडी
नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg, दैट इज मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री के अराउंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरीज बाय अ पर्सन, एज, एक्टिविटी एंड टाइम ऑफ डे। द एवरेज, तो एवरेज जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो अराउंड जनरली एक्सेप्ट किया जाता है अबाउट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 72 times per minute. So option number D will be the right answer. I will correct this in the PPT or the PDF which you will get. So option D will be the right answer, 72 times per minute. So the normal range is between 50 and 100 beats per minute, but the actual normal pulse rate of a human body is 72 times per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इट इज रिफर टू एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स और द टाइप्स ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं जो है ए बी एंड ओ। आर ब्लड ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय द जीन्स यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो जो जीन्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उसके बेसिस पर ही डिसाइड होता है हमारा ब्लड ग्रुप। द टाइप ओ नेगेटिव ब्लड डज नॉट हैव एनी एंटीजन्स। तो जो ओ नेगेटिव होता है उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर टाइप बिकॉज इट इज compatible with any blood type. Next question, which blood group is known as universal blood recipient? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट टाइप बिकॉज अ पर्सन हु हैज इट कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम एनी टाइप। तो देखिए जो ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी दे सकता है और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप किसी भी टाइप का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड अप्रॉक्सीमेटली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। तो 7.4 का अप्रॉक्स होता है pH ऑफ ब्लड। द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 दैट इज वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। ब्लड इज यूजुअली बिटवीन 7.35 to 7.45 और exactly if we say that is 7.4 is the pH of blood. Next question, what is the approximate lifespan of RBCs? Important question. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 days, जो अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 days in the circulation, after which they are engulfed by macrophages. तो उसके बाद 120 days के बाद जो मैक्रोफेज होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं यानी एक तरीके से खा देते हैं आरबीसीज को, हम ऐसा कह सकते हैं। सो लाइफ स्पैन आपने याद रखना है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द लार्जेस्ट WBCs दैट इज वाइट ब्लड सेल्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स ये लार्जेस्ट WBCs कंसिडर किए जाते हैं। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। देयर काउंट इज यूज्ड टू डायग्नोज वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। Monocytes serve as a part of defense against infection by eating up फॉरेन पार्टिकल्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं यानी जो बॉडी को हार्म करने वाले पैथोजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते हैं मोनोसाइट्स। और वाइट ब्लड सेल्स ये भी कई टाइप के होते हैं जैसे मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए नर्व सेल। तो नर्व सेल ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा सेल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 639 मसल्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। There are more than 600 muscles in the human body and the exact number is 639. And the three main types of muscles include skeletal, smooth and cardiac muscles. तो 3 मेन टाइप की मसल्स होती हैं, skeletal muscles, smooth muscles और cardiac muscles. Next question, which is the most common element found in the human body?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है जो भी ह्यूमन बॉडी में मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। Oxygen is the most abundant element found in the human body and it consists of 65% of the total weight. तो टोटल वेट का अराउंड 65% हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेपिडियस मसल। तो स्टेपिडियस मसल ये सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट मसल होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्टेपिडियस मसल इज टर्म टू बी द स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी। इट्स जॉब इज टू सपोर्ट द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज स्टैपीज विच इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर का जो पार्ट होता है स्टैपीज जो स्मॉलेस्ट बोन है उसको सपोर्ट करने का जो काम है वो स्मॉलेस्ट मसल परफॉर्म करती है जिसका नाम है स्टेपिडियस मसल। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट मसल की तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। यू हैव टू रिमेंबर दिस, और स्मॉलेस्ट स्टेपिडियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी विच गिव्स डार्क कलर टू द स्किन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है जो देता है डार्क कलर टू द स्किन। मेलानिन इज अ टाइप of pigment that is found in humans. It gives color to the hair, skin and eyes. If melanin is more, the skin color will be darker. तो अगर मेलानिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो स्किन कलर उतना ज़्यादा डार्कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज एग सेल। तो एग सेल जो बेसिकली विमेन में प्रेजेंट होता है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, नॉट द लॉन्गेस्ट वन इज नर्व सेल एंड द लार्जेस्ट वन सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है एग सेल। द एग सेल और ओवम इज द लार्जेस्ट cell in the human body. It has a diameter of about 0.1 millimeter. Next question, which of the following cells can change its shape? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकें। सो ल्यूकोसाइट्स कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। तो जो WBCs होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है जो बेसिकली ब्लड में प्रेजेंट होता है हम कह सकते हैं, और इसमें आयरन Fe जो होता है विच इज़ अ मेटल वो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। सो इट डिफेंड्स बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो जो WBCs होते हैं ये बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये लड़ते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और नोन एज द सोल्जर ऑफ द आर्मी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो कंसिडर किया जाता है WBCs को। इसके अलावा अगर हम बात करें RBCs रेड ब्लड सेल्स की तो इनका जो शेप होता है वो होता है पाई कॉन्केव, और आपने याद रखना है पाई कॉन्केव शेप होता है RBCs का, और जो WBCs होते हैं उनका कोई भी शेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स इट्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसके अगर वो किसी सर्टेन हाइट से फॉल करेगा तो उसके पास ड्यू टू इट्स हाइट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्योर कैम्फर इज प्योरीफाइड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए सबमिलेशन। तो सबमिलेशन की प्रोसेस से जो इम्प्योर कैम्फर है उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। कैम्फर कैन बी easily purified by the process of sublimation because camphor has the property
ऑफ सब्लिमाइज। तो सब्लिमाइज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैम्फा के पास प्रेजेंट होती है। इसके सब्लिमाइज की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन विच अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फेज फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो देखिए, एक ऐसा सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट को एक्वायर नहीं करता है। डायरेक्ट जो चेंज होता है वो सॉलिड का वेपर में हो जाता है। और डी सब्लिमेशन होता है वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड एज डी सब्लिमेशन। और अगर हम बात करें कुछ और सब्लिमेबल सब्सटेंसेस की, तो वो है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स और एंथ्रासीन। तो ये भी आपने याद रखना है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा जो कैम्फर होता है इसके पास प्रॉपर्टी होती है टू सब्लाइम, इसलिए सब्लिमेशन की प्रोसेस से प्योरीफाई किया जा सकता है इम्प्योर कैम्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द एंगस्ट्रॉम, ऑल्सो नोन एज एंगस्ट्रॉम यूनिट, इज अ मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। सो इट इज समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट दैट इज यूवी लाइट, एक्स रेज और गामा रेज। तो देखिए, जो रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए जिस यूनिट को हम यूज़ करते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ऑल्दो जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर, पिकोमीटर्स में भी नापी जाती है, but the most appropriate unit used for the measurement of wavelength is angstrom. Next question, which of the following is a vector quantity? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक सर्टेन वैल्यू। सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर, डिस्प्लेसमेंट हो गया जैसे कि एग्जाम्पल, acceleration, force, momentum, weight, the velocity of light, gravitational field, current, and so on. Next question, which of the following is not a SI unit? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस। तो इनमें से जो सेल्सियस है ये एक ऐसा यूनिट नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड है ये टाइम की ऐसा यूनिट है, मीटर्स लेंथ की ऐसा यूनिट है, और किलोग्राम ये मास की ऐसा यूनिट है। इसके अलावा जो ये सेल्सियस है ये टेम्परेचर को नापने की एक यूनिट होती है, लेकिन टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगस। तो फंगस के द्वारा ये जो एथलीट्स फुट है ये एक डिजीज है, ये कॉज की जाती है। एथलीट्स फुट और टीनिया पैडिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड फीट दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फंजाई। तो बेसिकली पैर में होती है ये डिजीज, इसलिए इसको एथलीट्स फुट के नाम से जाना जाता है, और ये डिफरेंट टाइप की जो फंगाई होती हैं वो कॉज करती हैं ये डिजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू साउंड इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है वाटर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करने के लिए या उसको सिंपली सुनने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोन विल बी द राइट आंसर। जस्ट एज अ माइक्रोफोन कलेक्ट्स साउंड इन द एयर, अ हाइड्रोफोन डिटेक्ट्स अकाउस्टिक सिग्नल्स अंडर द वाटर। देखिए, जैसे माइक्रोफोन एयर में प्रेजेंट जो साउंड होती है उसको कलेक्ट करता है या सिंपली डिटेक्ट करता है, लाइकवाइज जो हाइड्रोफोन होता है वो पानी के अंदर जो साउंड के सिग्नल्स होते हैं उनको कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एंट बाइट दे इंजेक्ट विच एसिड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है जब भी कोई चींटी काटती है, और फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। तो formic acid is otherwise called as methanoic acid. It is mostly found in the stings and bites of the variety of insects. Formic acid is secreted by wood ants on their prey to defend the nest. तो basically जो ants होती हैं वो secrete करती हैं formic acid को in order to protect themselves, यानी like a defense mechanism use करती हैं ant formic acid को। Next question, the least unit of length is?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी फेरीमीटर। तो अमंग दीज फेरीमीटर जो है ये लीस्ट यूनिट है लेंथ का फॉर मेजरमेंट। सो फेरीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड इज अ यूनिट ऑफ लेंथ in the international system units, that is SI, equals to 10 to the power minus 15. So 10 to the power minus 15 meters होता है. 1 perimeter is equals to the smallest possible size for anything in the universe is Planck length, that is 1.6 into 10 to the power minus 35 meters across. तो smallest जो possible size है for measuring द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द यूनिवर्स वो है प्लैंक लेंथ, ये आपने याद रखना है, और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर्स के बराबर। और यहाँ पर आया है माइक्रोन मीटर, तो ये होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स के बराबर। नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स के बराबर। और एंगस्ट्रॉम हमने डिस्कस किया था 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स के बराबर। और फेरीमीटर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड एक यूनिट है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर नॉट द हीट। इसके अलावा अर्ग, जूल और कैलोरी ये हीट को मेजर करने की यूनिट्स हैं। The Kelvin is the SI unit of thermodynamic temperature and one of the 7 SI बेस यूनिट्स। अदर यूनिट्स अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एट्सेट्रा और केल्विन। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की अर्ग, जूल और कैलोरी की, ये हीट को मेजरमेंट करने की यूनिट्स हैं। और सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और टेम्परेचर की और को मेजर करने की और भी यूनिट्स होती हैं जैसे केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक मेजर कंपोनेंट होता है हनी का यानी शहद का। थर्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज फ्रक्टोज और लेवलोज। फ्रक्टोज और लेवलोज की जो परसेंट होती है हनी में वो 38.19% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दैट इज बकल कैविटी। तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन योर माउथ व्हेन यू च्यू योर फूड। योर सलाइवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा अ डाइजेस्टिव जूस which moistens food so it moves more easily through your esophagus into your stomach। तो देखिए, जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है जब हम उसको च्यू करते हैं। हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे सीक्रेशंस करते हैं रिगार्डिंग कि जो हमारा फूड है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकें और वो मोर इजीली हमारे ईसोफेगस, ये किसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप का, इसके थ्रू हमारे स्टमक के अंदर चले जाए। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये एक मेजर केमिकल कंपाउंड है जो ह्यूमन्स की में जो किडनी स्टोन बनता है उसमें पाया जाता है। सो most kidney stones are composed of calcium and oxalate. Many people who form calcium containing stones have too much calcium in the urine, a condition known as hypercalciuria। तो hypercalciuria एक ऐसी कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमारी यूरिन में पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को hypercalciuria कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the protein CA125, that is cancer antigen 125, is used as a biomarker for detection of which type of cancer? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है CA125 को। The CA125 test is used during the diagnosis, treatment and monitoring of the ovarian cancer in certain people। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरोटीन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वूल। तो वूल में एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीन फाउंड इन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स। दिस प्रोटीन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हेयर, हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स एंड द एपिडर्मिस लेयर्स ऑफ द स्किन। तो देखिए, जो अल्फा कैरोटीन होता है ये बेसिकली जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स हैविंग वर्टिब्रेट्स उनमें पाया जाता है और ये एक प्राइमरी यानी बेसिक कंपोनेंट होता है। जो मैमल्स होते हैं हैविंग वर्टिब्रेट्स, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, उनके हेयर होते हैं, क्लॉज होते हैं, नेल्स होते हैं, उनका एक मेजर कंपोनेंट है अल्फा कैरोटीन। तो देखिए, इनमें से जो
हेयर्स होते हैं वो वूल में आ गए, वूल के अंडर आ गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosomes which are known as suicidal bags are produced by which organelle? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडीज लाइजोसोम्स को प्रोड्यूस करती हैं और इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनल्स जो कुछ मर जाते हैं या फिर डेड हो जाते हैं, हम कह सकते हैं, लाइजोसोम्स उसको क्या करते हैं, उसको स्वेलो कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। Lysosomes are called as suicide sacs या फिर suicidal bags. They are produced by the Golgi bodies. They consist of single membrane surrounding powerful digestive enzymes. Next question. DNA in a cell is a राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए दैट इज deoxyribonucleic acid, it is a type of nucleic acid, the molecule inside the cells that contains the genetic information responsible for the development and function of an organism. तो डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट और जो भी नया ऑर्गेनिज्म होता है उसके फंक्शंस के लिए। डीएनए मॉलिक्यूल्स अलाउ दिस इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और डीएनए की मदद से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोटैटो। तो पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, टर्मरिक, garlic, ginger and sugarcane store food material in the stem, due to which the stem bulges in size. Hence these plants are categorized as a plants with the modified stems. तो देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर, तो इनमें इनका जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इनकी स्टेम्स में, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बल्ज आउट यानी थोड़ी मोटी टाइप की हो जाती हैं, बल्ज आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको नाम दिया जाता है मॉडिफाइड स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4। तो पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड की होती है 7.4 के अराउंड। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक विथ अ नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ 7.35 to 7.45। यूजुअली द बॉडी मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड क्लोज टू 7.40। तो अगर आपसे कभी ब्लड का नेचर पूछा जाए सो इट इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक के 0 से लेकर 6.9 तक का जो रेंज होता है वो एसिडिक रेंज होता है, और 7 एग्जैक्टली 7 इज़ न्यूट्रल, और 7.1 से लेकर 14 का जो रेंज होता है वो बेसिक रेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन ऑयल। तो सोडियम मेटल इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। So, sodium is stored in kerosene because sodium reacts vigorously with oxygen and moisture due to its high reactivity. So, keeping it in kerosene will prevent sodium from coming in contact with oxygen and moisture. तो देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है बेसिकली इन दोनों मेटल्स को कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से और मॉइस्चर यानी पानी से विगरसली रिएक्ट करते हैं और जो एक्सपोजर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए इसको कैरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन्स आयोडीन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आयोडीन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फूड, स्पेशली सी फूड। तो बेसिकली सी फूड्स में जो आयोडीन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ये कौन से हार्मोन में पाया जाता है आयोडीन, तो थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है आयोडीन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Next question, in which of the following is the speed of sound maximum? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो मैक्सिमम होती है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन द सॉलिड्स, डिक्रीजेज एज इट मूव्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, फिर होती है गैसेस में। अ वैक्यूम कैन नॉट कंडक्ट साउंड, और वैक्यूम जो होता है वो साउंड को कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following polymers is widely used for making bulletproof material? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीअमाइड्स। तो बेसिकली पॉलीअमाइड्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं और तो इनको बनाने के लिए बेसिकली किसको यूज़ किया जाता है? पॉलीअमाइड्स को यूज़ किया जाता है। पॉलीअमाइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स causes minimum environmental pollution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। हाइड्रोजन ऑन बर्निंग विल फॉर्म द वाटर वेपर्स। दे आर नॉट हार्मफुल टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिक थिंग्स, सो दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। तो देखिए जब भी हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होता है तो वो वाटर वेपर्स को फॉर्म करता है, तो इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द fuel which causes minimum environmental pollution, but it is very difficult to obtain this hydrogen fuel, इसलिए इस फ्यूल को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी कल्टीवेशन इन श्रीलंका was abandoned because of the disease। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी लीफ रस्ट। तो देखिए श्रीलंका में लीफ रस्ट नाम की एक डिजीज़ फैल गई थी जो बेसिकली कॉफ़ी कल्टीवेशन था, जिसकी वजह से श्रीलंका में उसको अबेंडन कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, एक तरीके से छोड़ दिया कॉफ़ी कल्टीवेशन करना इन श्रीलंका ड्यू टू दिस डिजीज़ ऑफ लीफ रस्ट। इन 1869 द फर्स्ट रिकॉर्डेड एपिडेमिक ऑफ द कॉफ़ी रस्ट कॉज्ड बाय द फंगस हेमेलिया वास्टाट्रिक्स ब्रोक आउट इन सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम था, यहाँ पर एक फंगस जिसका नाम है हेमिलिया वास्टाट्रिक्स, ये इसकी वजह से ये जो डिजीज़ है लीफ रस्ट हुई थी बिटवीन 1869 टू 1985। द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम सीलोन दैट इज श्रीलंका टू वर्चुअली एवरी कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे जो ये डिजीज़ है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका श्रीलंका में हुआ, जिसकी वजह से कॉफ़ी कल्टीवेशन वहाँ पर काफ़ी समय तक रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। तो इनमें से जो हाइड्रोजन है इसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है। सो फ्यूल वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिफिक फ्यूल, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। और कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। तो देखिए जो भी फ्यूल वैल्यू है वो कैलोरिफिक वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है, और कैलोरिफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो प्रोड्यूस होती है जब किसी भी फ्यूल के 1 kg को जलाया जाता है, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। सो हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू जो है 1,41,790 किलो जूल पर kg, थस हैव द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू। तो देखिए ये हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू है जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा चारकोल यहाँ पे दिया है, इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है 29,600 किलो जूल पर kg है। नेचुरल गैस की 43,000 है और गैसोलीन की 47,300 है। तो हाईएस्ट किसकी है? हाइड्रोजन की। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ये एक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं, और हैलोजन्स के एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। So fluorine is the most reactive element in the halogen group. This is because it has the smallest radius and the most electronegative character. तो most electronegative जो element है हमारी periodic table का वो भी फ्लोरीन है, और इसका जो size होता है, atomic radius होता है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो इसलिए जो फ्लोरीन है ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है। अगर ये कभी रिएक्शन भी करता है सो इसका जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फिलोसफर्स वूल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड is the other name of philosopher's wool. Zinc oxide is commonly known as philosopher's wool. It is an inorganic compound which is white in color and has powdery texture. Zinc oxide is insoluble in water. तो water में ये insoluble रहता है, और इसका ग्रे और वाइट कलर के टाइप का एक पाउडरी सा टेक्सचर रहता है। Next question, which one of the following is a membrane that protects the developing embryo from desiccation?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमनियन। तो एमनियन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक हम कह सकते हैं किसी परत या झिल्ली होती है जो प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग बेबी को, जिसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब एक तरीके से सूखने से बचाती है। एमनियन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो while amniotic fluid acts as a shock absorber and also prevents the desiccation of embryo. Functions of amnion: amnion protects the embryo from shock and injury. तो जो shock और injury होती है उससे protect करता है बेबी को amnion, which is a membrane present outside the embryo. Next question: which one of the following is used in making lead pencils? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है लेड पेंसिल्स को बनाने के लिए। सो द लेड इन इट्स पेंसिल इजंट एक्चुअली मेड फ्रॉम लेड। तो लेड दैट इज पीबी इसका सिंबल होता है। तो जो लेड होती है, लेड पेंसिल्स होती हैं, वो लेड से नहीं बनी होती है, इंस्टेड ऑफ दैट वो ग्रेफाइट से बनी होती हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ मेड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं एलोट्रोफ ऑफ कार्बन। एलोट्रोफ मतलब देखिए कार्बन के 3 एलोट्रोफ्स होते हैं, दैट इज ग्रेफाइट, और एक होता है डायमंड, और एक होता है बकमिंस्टर फलरीन। तो उसमें से एक फॉर्म है जो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से बनती है लेड पेंसिल्स। द ग्रेफाइट इज मिक्सड विथ क्ले एंड फॉर्म्ड इनटू लॉन्ग थिन पेंसिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन: द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा। तो किंग कोबरा एक लौता ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। सो द किंग कोबरा इज द ओनली नेस्ट बिल्डिंग स्नेक फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली किंग कोबरा ही ऐसा स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है। द मेन रीजन फॉर बिल्डिंग अ नेस्ट इज टू कीप द एग सेफ। द किंग कोबरा कैन ले अबाउट 30 to 40 एग्स एट अ टाइम। तो 30 से 40 अंडे एक टाइम पर किंग कोबरा दे सकता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक नेस्ट की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन। तो इथाइलिन गैस को यूज़ किया जाता है गैस वेल्डिंग में। एसिटाइलिन ये इथाइलिन का ही दूसरा नाम है। एसिटाइलिन इज अ मेजर फ्यूल यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेसेस। Cutting oxy-fuel or cutting coal is the welding process that uses acetylene. This method is employed for cutting or welding materials that require a high temperature up to 3500 degrees Celsius. Next question: the normal temperature of human body in Kelvin scale is। Kelvin scale इसको एब्सोल्यूट स्केल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 310 Kelvin. So the normal temperature of human on Kelvin scale is 310 Kelvin, because हम सेल्सियस जो डिग्री है सेल्सियस है उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम इसे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे, विच कम्स आउट टू बी 310 Kelvin। तो ऐसे हम इसे फाइंड करते हैं। Next question: the site of cellular respiration in animal cell is। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड अ एनिमल सेल। वाइल मोस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एरोबिक, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन: among the following animals choose the one having 3 pair of legs। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बग। तो बग एक इंसेक्ट होता है, और हमें पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी उनके पास इन टोटल 6 लेग्स होते हैं। एनिमल्स विथ 3 pair of legs are called as insects. Body of insects is divided into 3 segments. They are head, thorax and abdomen. They have a phylum, which is the largest phylum in kingdom Animalia. Next question: which of the following structures of plant is responsible for transpiration? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इनसाइड अ plant. The correct answer will be stomata. It is a process in which excess of water is lost from
द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वेपर्स की फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ये होता है, क्योंकि स्टोमेटा में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से जो वाटर वेपर है वो प्लांट के बाहर निकलता है, मेनली थ्रू द स्टोमेटाज ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय द वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, also called as the hygrometer. The hygrometer consists of two similar mercury thermometers. तो जैसे मरकरी थर्मोमीटर होता है उसी तरीके से दो थर्मोमीटर्स प्रेजेंट होते हैं एक हाइग्रोमीटर के अंदर, और उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक एंड लाइट ईयर आर द यूनिट्स ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को नापने की यूनिट होती है पार्सेक और लाइट ईयर। पार्सेक एंड लाइट ईयर्स आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। The distances between the planets and stars in outer space are measured with these units. तो देखिए पार्सेक और लाइट ईयर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट्स हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए, या फिर अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में या फिर यूनिवर्स में, उनकी उनके बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए यूज़ किया जाता है इन यूनिट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, फोटोमीटर। तो फोटोमीटर को यूज़ किया जाता है लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए। फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड सोर्स। Next question, which of the following instruments is used to know the position of the submerged objects in the ocean? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। तो सोनार को यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सी या ओशन के अंदर प्रेजेंट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए सोनार वेव्स का यूज़ किया जाता है। सोनार यूजेस साउंड वेव्स टू सी इन द वाटर। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Next question, the angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle at the center is known as, right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियन। तो 1 रेडियन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो जिसकी लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है और ये सपोज आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो भी आर होगी, और जो एंगल है ये सबटेंड करेगा उसको थीटा, जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 1 रेडियन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी पार्ट बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन इज कॉल्ड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरैक्स। तो थोरैक्स कहते हैं नेक और एब्डोमेन के बीच का जो पोर्शन होता है उसे थोरैक्स के नाम से जानते हैं। Thorax, the area of the body between neck and the abdomen. The thorax contains the vital organs including heart, major blood vessels and lungs. तो lungs, heart और जो major blood vessels है वो हमारे thorax वाले part में present होती हैं। It is supported by the ribs, breastbone and spine. A thin muscle called as diaphragm separates the thorax from the abdomen. तो diaphragm हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका जो यहाँ का नीचे का पार्ट होता है, पतली सी लाइनिंग होती है, इसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं, और ये एब्डोमेन और हमारा जो थोरिक्स का पार्ट है इसको सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W.C. रॉन्गटन। तो W.K. रॉन्गटन इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स रेज को। विलियम रॉन्गटन, the professor of physics in Würzburg, Bavaria, discovered X-rays in 1895 accidentally while testing whether cathode rays could pass through the glass. तो ये टेस्ट कर रहे थे कि जो कैथोड रेज होती हैं क्या वो ग्लास के थ्रू पास कर पाती हैं या नहीं, तो एक्सीडेंटली इन्होंने जो एक्स रेज हैं उनको डिस्कवर कर लिया था। किसने किया था? W.C. रॉन्गटन ने इन द ईयर 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of a positive catalyst in a reaction?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना। लेकिन यहाँ पर बात की गई है पॉजिटिव कैटलिस्ट की, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, increases the rate of reaction of an ongoing chemical reaction by only being involved in the reaction and without being consumed by the reaction species। तो reaction species इसको consume नहीं करती हैं catalyst को, just उसका rate of reaction बढ़ जाता है by a catalyst which is positive in nature। Next question, entomology is the science that studies। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी ऐसी साइंस को कहते हैं जो स्टडी करती है इंसेक्ट्स के बारे में। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्मॉलेस्ट WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट WBCs हैं। हमने इसी वीडियो में लार्जेस्ट WBCs के बारे में भी पढ़ा है, तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट WBCs कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन RBC आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड बाय मैक्रोफेजेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन। तो स्प्लीन में जो RBCs होते हैं इनको सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर रिसाइकल किया जाता है माइक्रोफेजेस के द्वारा। इसलिए स्प्लीन जो हमारा बॉडी पार्ट है इसको हम कहते हैं बैकयार्ड ऑफ RBCs के नाम से भी ये जाना जाता है। So the spleen, which is located under the rib cage and above the stomach in the upper left quadrant of the abdomen, is the largest organ in the lymphatic system. It is the organ where RBCs are selectively destroyed or recycled by the macrophages. Therefore, इसको कहा जाता है as the backyard of RBCs. सो विद दिस वी कम्प्लीटेड आर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।